नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग नागार्जुन की कविताओं की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कालिदास की कविता देखी। कालिदास जो कविता पढ़ने के बाद अब जो अगली कविता मैं लेने जा रहा हूँ, बादल को घिरते देखा है। बहुत फेमस कविता है और इस कविता की शुरुआत कालिदास की अंतिम जो पंक्ति है वहीं से इसका प्रारंभ होता है। असल में इस कविता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, भावों को प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से कवि ने ऐसे प्रस्तुत किया जैसे लगता है एकदम सहजता इस कविता में है। भाव वहीं उभरते हैं जहां व्यक्तित्व में अमल और धवल होते हैं। मतलब श्वेत श्याम जो रंग है, जो स्वच्छ है, सुंदर है, जो हृदय को शोभित करता है, ऐसे भावों को जैसे मोती जैसे तरल होते हैं, उसमें जल की शीतलता होती है। मानसरोवर, यहाँ इस कविता में मानसरोवर जो शब्द आएगा वो हृदय का प्रतीक है। हृदय में भाव प्रकट होते हैं और उस भावों को आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए बादल को घिरते देखा महज प्रकृति का चित्रण न होकर मनुष्य के हृदय का भाव चित्रण बन जाता है। तो यह कविता बादल को घिरते देखा है, यह सिर्फ मनुष्य का चित्रण नहीं है, प्रकृति के भावों का, हृदय के भावों का भाव चित्रित हो जाता है। आइए जरा हम कविता को पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। देखिए पहला ही शब्द देखिए कि कवि कहाँ से निकलता है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरता देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो देखिए बादल को घिरते देखा है, प्रकृति का एक ऐसा बिंब है जैसे लगता है भारत का जो भूभाग है, जो हिमालय की तलहटी, हिमालय की जो कंदराएं हैं, उन गुफाओं में बैठा हुआ कवि चिंतित कर रहा है। कहता है वसंत ऋतु का सुप्रभात था, वसंत ऋतु का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणों थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभि शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिषिप्त बेबस उस चकवा चकई को, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलखनाभि से उठने वाले निज के उन्मादक परिमल में के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मिगर को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गई वह अलका नगरी। देखिए कवि कितनी बढ़िया, कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गई अलका नगरी, मृदारुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नरियों की, मृदुल मनोहर अंगुलियों की, मृदुल मनोहर अंगुलियों को बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस के उमस से आकुल तीर्थ मधुर वसंत तिक्त मधुर विसंत को खोजे हंसते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का ढूंढ रहा बहुत, किंतु लगा क्या है मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा यहीं कहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि क्या कहता है, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झिलमिल से गरज गरज भरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल साजों पर
इंद्रनील की माला डाले शंख शिखरों के सुघड़ गलों में, कानों में कुवलयम लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रजित मणि खंचित कला में, पान पत्र राक्षस पूरित रख सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों की पतली मारे, वंशी पर फिरते देखा है बादल को घिरते देखा। तो हम देख लिए कि बादल को घिरते देखा है, जो ये कविता है प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो चिंतन है, वो चिंतन कवि कैसे ला रहा है अपने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से। देखिए उसने कवि ने क्या किया है, सबसे पहले तो कहा अमल धवल गिर के शिखरों पर। यह एक दोनों शब्द क्या है, प्रतीक है। सुंदरता और सौम्यता का, विशालता का जो प्रतीक है वो अमल धवल गिर के शिखरों पर। पहाड़ों की जो खूबसूरत वादियां हैं, वह जो वादियां हैं, जो पहाड़ घिरा हुआ है नुकीला, उस पे जो प्रकाश पड़ रहा है तो उससे जो चमक दिखाई दे रही है, कवि क्या कह रहा है कि बादल को घिरते देखा है। और वहां पर मानसून ऐसा लगता है कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, पहाड़ियां ऊंची नुकीली चमक रही हैं दूर से। उन पहाड़ियों को कवि देख करके कह रहा है छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, इतने छोटे छोटे उसमें है, जैसे लग रहा है गुलाब के फूल पर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें गिर जाती हैं तो पंखड़ियों पे लगता है जैसे इतना सुंदर दृश्य है कि कहता है कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम। तो मानसरोवर जो है वो किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक। इसी तरह जो हमारा हृदय है, कवि का जो हृदय है वो एकदम बिल्कुल छा गया है, खिल गया है, प्रफुल्लित हो चुका है, आनंद में बैठा हुआ है, कमलों पर गिरता देखा है। कवि ने कमल का प्रतीक लिया है कि कमल के फूल पर सवेरे सवेरे छोटी छोटी बूंदें आकर के जब गिरती हैं तो उसमें जो सुंदरता हमें दिखाई देती है, वो सुंदरता काव्य में हमें बादल के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बादल को घिरते देखा। और बादल कब गिर रहा है, देखिए ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत ऋतु के सुबह सुबह के मौसम में कवि कह रहा है कि मंद मंद हवाएं बह रही थी, अनिल बह रहा था, बालारुण की मृदु किरण, छोटी छोटी किरणें, अभी सूर्य का चमक तेज नहीं हुआ है, प्रवर नहीं हुआ है, प्रखर नहीं हुआ है। ऐसे सूर्य की किरणें जब नई नई आती हैं पृथ्वी पर, उस पर तो क्या कह रहा है, अलग अलग स्वर्णाभ शिखर से, जैसे लग रहा है स्वर्ण सोने की तरह जो है छोटे छोटे बूंद हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग होता है। वियोग, प्रेम का जो स्वरूप है वो दो है, संयोग और वियोग। तो जब वियोग हो जा रहा है तो कवि क्या कह रहा है, भाई अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती। अब देखिए सारी रात कौन कौन बिताता है भैया, आप जानते हैं, चकवा और चकवई। आप फोटो देखे होंगे, चकवा चकवी रात्रि में प्रेम करते हैं, एक दूसरे का चुम्बन करते हैं। तो ऐसे कवि को जो क्या कह रहा है, कवि बेबस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनसे। कवि कह रहा है कि उनका क्रंदन मिलने के नाते, प्रेमी जोड़ों के मिलने के नाते क्या हो गया, उनका क्रंदन बंद हो गया, उनका रोना बंद हो। देखिए चकवा चकवी जब बरसात स्वाति बूंद की बूंदें आके गिरती हैं तभी चकवा चकवी पानी पीते हैं, चाहे वो साल भर प्यासे रह जाए। तो प्रेम में प्यासा हुआ जो पथिक होता है वो रास्ते पर बेधड़क चलना चाहता है लेकिन चल नहीं पाता। उसी तरह क्या होता है, बंद हुआ क्रंदन फिर उनसे, उस महान सारस्वत तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पर उसके छोटे छोटे तरुण, छोटे छोटे जो लिए गए हैं, कुबेर, अलका नगरी। आप लोग जानते हैं कि यक्ष और यक्षिणी का जो प्रेम है वो अलका नगरी में यक्षिणी रहती है, और यक्ष बादल के माध्यम से क्या करता है, संदेशा भेजना चाहता है अपनी प्रेमिका के प्रति, तो बिछड़ने के लिए। तो यहाँ पे यक्ष यक्षिणी की कथा, चकवा चकवी की कथा, यहाँ और एक कथा अगर देखें तो शंकर जी का मेघदूत का पता नहीं था, भीषण जड़ों में चुम्बित गरज गरज कर तो शीशण देखा होगा।
तो अब ये तो कवि कल्पित था। दरअसल इतिहास और पुराणों में चकवा चकवी, अलका नगरी, यक्ष यक्षिणी, अब अमल धवल, भोजपत्रों, फूलों पर, ये सभी लोग जो क्या है इतिहास के पात्रों के माध्यम से कवि ने यहाँ जो है अपने पूरे काव्य वैभव को प्रतिस्थापित किया है। तो प्रकृति चित्रण के साथ मनुष्य के हृदय का जो भाव चित्रण है, देखिए एक बहुत बढ़िया इसमें बात जो नागार्जुन कहते हैं, वंशी पर बादल मतलब वाणी पर जो बज रहा है, उस पर जो घिरा हुआ वातावरण है, उसको लेकर के कवि बड़े प्यार से कहता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कवि का जो दूसरी कविता, जो प्रमुख कविता है, बादल को घिरते देखा है हमने, हिमालय के कंधों पर खड़ी हुई झीलें जो लदी हुई हैं, उनके श्यामल सलिल समतल देशों के आसपास आवस उमस से सब बितरे हुए जो चीज़ हैं, उन सभी की चित्रण जो प्रकृति के द्वारा किया कवि हमें इसमें दिखाई देता है। तो हमने बादल को घिरते देखा है कविता में, कालिदास की कविता सुनी। बहुत धन्यवाद।